हेलो नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में नया लेसन जो है लेसन नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये विद्युत धारिता का पहला वीडियो है और लेसन नंबर 4 है ये, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, विद्युत धारिता। तो अब इसके बारे में अपन अगर शुरुआत से पढ़े कि भाई क्या धारिता क्या होता है, धारिता क्या है, तो इसके लिए अलग से जैसे अपन द्रव्यमान के लिए पढ़े हैं, सेम वो किसके लिए पढ़ेंगे, फिर आवेश के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? आवेश के लिए। भाई द्रव्यमान जो गुण दर्शाता है, वो गुण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में कौन दर्शाएगा? वो गुण दर्शाएगा आवेश, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दो कि द्रव्यमान की जो जो प्रॉपर्टी होती है, जो जो गुण होते हैं, वैसी की वैसी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो कौन रखता है? आवेश रखता है। जैसे आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि भाई द्रव्यमान जो है वो बहता है तो धारा बनती है। जैसे द्रव्यमान पानी, मान लो पानी बहता है तो क्या बनती है? धारा बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जल धारा। वैसे ही आवेश अगर बहता है तो वहाँ धारा बनेगी, उसको अपन क्या करेंगे, क्या कहेंगे? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। विभव के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इस तरीके से ये ऊंचाई इस तरीके से है, वो धारा इसमें बनती है, ठीक है। ये ऊंचाई अधिक, ये ऊंचाई कम, मतलब ऊंचाइयों में क्या होना चाहिए? अंतर, तब जाके ये धारा बहती है। वैसे ही यहाँ भी जैसे इस पॉइंट का विभव अलग अलग होगा, तब जाके जो आवेश है गति करेंगे, बहेंगे, विद्युत धारा बनेगी। यानी यहाँ पर क्या अलग अलग होना चाहिए? दोनों बिंदुओं का विभव अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसमें ऊंचाई अलग अलग होनी चाहिए, तब जाके ये धारा बहती है। और इसमें विभव अलग अलग होने चाहिए, इस पॉइंट का विभव और इसका, मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए। अब इसके बाद में इस वाले चैप्टर से संबंधित अगर बात करें तो अपन बात करते हैं इसमें आयतन की। किसकी? आयतन की। जैसे मान लो ये कोई पानी की टंकी है, अब इसमें कितना पानी आएगा? 10 लीटर आएगा या 12 लीटर आएगा या 500 लीटर आएगा? कितने लीटर पानी आएगा? तब अपन जल्दी से उसका क्या ज्ञात करते हैं? आयतन, और बता देते हैं कि भाई इतना लीटर इसमें क्या आएगा? पानी आएगा, ठीक है। मतलब इसमें कितना पदार्थ आ सके, कितना पदार्थ ये धारण कर सके, उसको अपन क्या कहते हैं? उसका आयतन। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? धारिता। भाई आयतन बोलो या धारिता बोलो। तो पदार्थ वाले में अपन पढ़े कि आयतन या धारिता का मतलब क्या होता है? तो वो मतलब होता है कि जैसे ये कोई टंकी है, इसमें कितना पदार्थ आ सके, जैसे कितना गेहूँ आ जाए, कितना पानी आ जाए, वो आ जाए, तो उसके लिए अपन उसके धारिता पूछ रहे हैं, मतलब आयतन ज्ञात कर रहे हैं उसको। तो सेम टू सेम धारिता इसमें भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी में भी होगी, ठीक है। यहाँ कितना द्रव्यमान आ सके, और यहाँ अपन पढ़ेंगे यहाँ कितना आवेश आ सके। तो यह तो किसको धारण करने की क्षमता है? किसको? द्रव्यमान को। भाई ये इसमें तो किसके धारण करने की क्षमता है? द्रव्यमान धारण करने की क्षमता। यहाँ इसमें क्या हो जाएगी? आवेश धारण करने की क्षमता या आवेश ग्रहण करने की क्षमता। उसको अपन क्या कहते हैं? धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। और जिसके अंदर आवेश क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, उस उपकरण को, उसको अपन क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। जैसे इसमें बोलते हैं ना टंकी, ठीक है, तो वैसे ही इसमें इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र। मतलब एक ऐसा उपकरण है ये, ठीक है, एक डिवाइस है ये। उपकरण को क्या बोलते हैं? डिवाइस। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, क्या? संधारित्र, जो क्या काम में आती है?
आवेश धारण करने के लिए, आवेश संग्रहित करने के लिए। जैसे अपन यहाँ पढ़ते हैं ना, टंकी किस काम में आती है? पदार्थ द्रव्यमान धारण करने के लिए, संग्रहित करने के लिए। अब ये संधारित्र जो होता है, संधारित्र एक प्रकार का क्या है? उपकरण है, डिवाइस है। क्या ये डिवाइस, ठीक है, क्या काम में आती है? आवेश संग्रहण के लिए। किसके लिए काम में आती है? आवेश संग्रहण के लिए। सब इसके बारे में परिचित है भाई, इस संधारित्र के बारे में आप सब है वो परिचित है। आपने देखा भी है संधारित्र, तो संधारित्र कहाँ देखा है? जो भी पंखे आपने देखे घरों में, तो उस पंखे के साथ में एक वाइट एक डिब्बी सी होती है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं? संधारित्र, कैपेसिटर। क्या बोलेंगे उसको अब? कैपेसिटर। नॉर्मल भाषा में इसको अपन, जैसे कई लोग जो मिस्त्री को वगैरह होते हैं वो बोलते हैं इसको कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। अब इसके बाद में संधारित्र ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर, समझ में आया ये? तो धारिता, इस धारिता को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत धारिता। जैसे विभव को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। धारा को क्या बोलते हैं? इसमें विद्युत धारा। वैसे इसमें धारिता को क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता। भाई धारिता इसमें भी होती है, धारा इसमें भी होती है, विभव इसमें भी होते हैं, विभवांतर इसमें भी होते हैं, मतलब द्रव्यमान वाले पोर्शन में। तो इसमें जो होते हैं उसको आगे अपन क्या शब्द जोड़ देते हैं? विद्युत। तो इसमें क्या पढ़ना अपने को? विद्युत धारिता। क्या पढ़नी है? विद्युत धारिता। तो इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत धारिता का मतलब हो गया धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। जैसे यहाँ अपन कहे कि भाई ये टंकी 100 लीटर रखी है, इसका मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है? 100 लीटर। तो ये इसकी धारिता कितनी हो गई? 100 लीटर। तो धारिता क्या होती है? धारण करने की क्षमता। वैसे ही विद्युत धारिता क्या होती है भाई? जैसे ये अपने कोई संधारित्र है, क्या है? संधारित्र। अब इस संधारित्र की धारिता का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या? आवेश धारण करने की क्षमता। भाई किसे धारण करने की क्षमता? आवेश धारण करने की क्षमता, ठीक है। और अभी आपको नॉलेज के लिए अपन बता देते हैं कि भाई इसमें जैसे अपन पढ़ते हैं कि भाई कितना पानी आएगा, तो किस में बताते हैं? उसकी धारिता को लीटर में बताते हैं। किस में बताते हैं? लीटर में या मीटर क्यूब में। तो इस वाली धारिता का या आयतन का जो किससे संबंधित है? द्रव्यमान से। उसका मात्रक तो क्या होता है? लीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस धारिता का मात्रक, इस धारिता का मतलब विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है फेरेड। क्या मात्रक होता है? फेरेड मात्रक होता है। और इसको किससे दर्शाते हैं? एफ से। शुरुआत वाले जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें पढ़ा था फेराडे। वो किसका मात्रक है? वो आवेश का मात्रक है। एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। तो इसमें ध्यान देना, फेरेड और फेराडे दोनों अलग अलग मात्रक हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे जनरल नॉलेज की अगर बात करें अपन, तो जैसे आपको कहा जाए कि 100 लीटर की टंकी लानी है या 150 लीटर की टंकी लानी है या 250 लीटर की, तो वैसे ही अपन इसमें भी ऐसी भाषा काम में लेते हैं। किस प्रकार से कि भाई 0.2 फेरेड का क्या लेना है? संधारित्र लेना है, या 0.05 फेरेड का क्या लेना है? संधारित्र लेना है, या जैसे 5 माइक्रोफेरेड का क्या लेना है? संधारित्र लेना है। इस तरीके से तो उसका मतलब सेम उसी प्रकार से जैसे अपन टंकी के लिए बोलते हैं। जैसे किसके लिए बोलते हैं? टंकी के लिए। तो ये इतना सब तो अभी तो अपने जनरल भाषा में सीखा है। इसके बारे में अपन ये पढ़ा है कि ये होते क्या है, किस प्रकार से अपन इसको समझेंगे, ठीक है। अब इसको अपन फिजिक्स के तरीके से पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे? फिजिक्स के अनुसार। तो इसमें अभी ध्यान दो,
सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत धारिता को। किसको पढ़ना है? विद्युत धारिता को। अब इसके लिए आप ध्यान दो कि जैसे मान लो ये कोई चालक है, ये क्या है? चालक। अब इस चालक को जैसे ही अपन आवेश देते हैं, जैसे क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो वो इस तरीके से क्या होता है? वितरित हो जाता है। ठीक है। अब अगर इसको और आवेश दें, इसको क्या दें? और आवेश दें, तो इसके विभव में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। देखो जैसे अपन ये गोलीय चालक लिया अपन ने, ठीक है, और इसकी त्रिज्या अपन ने ले ली 10। कितनी ले ली? 10। और ये जो आवेश है ये भी कितना ले लिया? ये ले लिया 20 कूलाम। कितना ले लिया? 20 कूलाम। अब यहाँ पर अपन ज्ञात करें विभव। क्या ज्ञात करें? विभव। तो विभव क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो 9 × 10 की पावर 9, या फिर के मान लो, और क्यू का मान कितना है? 20, और आर का मान कितना है? 10। तो कितना हो गया? 2 के। अभी इसका विभव क्या है? 2 के का मान मतलब 9 × 10 की पावर 9। अब क्या करते हैं? आवेश वृद्धि करते हैं। आवेश में क्या करते हैं? वृद्धि। ठीक है। आवेश पहले कितना था? 20। अब आवेश कर दिया 40। 20 से कितना कर दिया? 40 कर दिया। ठीक है। जैसे ही अपन 20 से 40 करते हैं, अब दोबारा से इस पॉइंट पर अपन क्या करें? विभव ज्ञात करें। तो सूत्र वही होगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर। क्यू का मान अब कितना है? पहले 20 था, अब कितना है? 40 इंटू के। कितनी त्रिज्या है? 10। तो कितना हो गया? 4 के। पहले तो विभव कितना था? 2 के। अब कितना हो गया? कितना हो गया? 4 के। अब कितना हो गया? 4 के। क्यों हुआ 4 के? क्योंकि आवेश में क्या किया है? वृद्धि। कितने गुणा वृद्धि की आवेश में? कितने गुणा वृद्धि की है? 2 गुणा। 20 से 40 हो गया, तो दुगुना हो गया आवेश में। तो वैसे अब विभव में भी कितना हो गया? 2 से 4 हो गए ना। तो आप सीधा सीधा ये डायरेक्टली याद रखोगे। ये मैंने समझा है, आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो कि भाई ऐसा क्यों होता है। आपको इससे सीधा सीधा एक रिलेशन याद रखना है कि जब किसी चालक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब किसी चालक के आवेश के मान में वृद्धि करते हैं, समझ आ रहा है क्या? आवेश के मान में क्या करते हैं? वृद्धि। तो क्या होता है? विभव के मान में भी वृद्धि, उसी अनुपात में। जैसे इसको दुगुना किया तो यह भी क्या हो गया? दुगुना। इसको 3 गुना करते तो यह भी कितना हो जाता? 3 गुना। इसको आधा करते तो यह भी कितना हो जाता? आधा। मतलब जिस अनुपात में आवेश परिवर्तित कर रहे हैं ना, उसी अनुपात में विभव भी क्या हो जाता? परिवर्तित। जैसे आवेश बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में आवेश बढ़ जाएगा। अगर आवेश घटा रहे हैं तो उसी अनुपात में आवेश क्या हो जाएगा? अगर आवेश बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में विभव बढ़ जाएगा, और अगर आवेश घटा रहे तो उसी अनुपात में विभव भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी को यहाँ लिख रहा हूँ। जब किसी चालक के आवेश के मान में वृद्धि करते हैं, तब उसी अनुपात में उसके किस में वृद्धि हो जाती है? किस में वृद्धि हो जाती है? विभव के मान में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो इस लाइन में कोई कंफ्यूज नहीं है कि भाई ये अपन ने प्रैक्टिकली यहाँ पर ये देखा। ठीक है। अब आगे ध्यान दो, अगर आवेश बढ़ता है तो विभव भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब ये दोनों कैसे समानुपाती है? भाई एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक कौन है? आवेश। दूसरा कौन है? विभव। ये 2 गुना बढ़ा तो ये भी 2 गुना बढ़ा, ये 4 गुना बढ़ा तो ये भी 4 गुना बढ़ा, ये 5 गुना बढ़ा तो ये भी 5 गुना बढ़ा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। तो इस लाइन का मतलब यही है। ये जो ये लिखा ना, इसको इस लाइन के रूप में लिखा, उसका गणितीय रूप ये, उसका गणितीय रूप ये। तो आप नीचे क्या लिखोगे? अर्थात
Q समानुपाती V, अर्थात Q समानुपाती V। तो Q समानुपाती V या फिर अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश किसके समानुपाती होता है? इसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? Q समानुपाती V। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ सिर्फ क्या लिख दिया, आवेश लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा आवेश में वृद्धि। तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, दिमाग पर जोर दोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आवेश या आवेश में वृद्धि एक ही बात है। ठीक है, कुछ समझोगे इसको। तो Q समानुपाती V, ये रिलेशन अपना अभी अपने यहाँ से प्राप्त किया। अब यहाँ से देखो, जब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा तो एक समानुपाती नियतांक आएगा। यहाँ वो समानुपाती नियतांक क्या आता है? V, ए C क्या आता है? C। तो Q बराबर क्या हो गया? CV। आप यहाँ लिखोगे, जहाँ C क्या है? C एक समानुपाती नियतांक है। C क्या है? एक समानुपाती नियतांक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो यह तो हो गई धारिता की परिभाषा, और यह धारिता का सूत्र आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव। चालक को दिया गया आवेश बटा उसका विभव या उसके विभव में वृद्धि, एक ही बात है। तो C बराबर Q बटे V, ये इस धारिता का क्या हो गया? सूत्र हो गया। अगर आपको प्रश्न आए और उसका आंसर लिखना हो, किस प्रकार का प्रश्न, कि चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए या विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, तब आपको ये लिखना है। यहाँ से लिखो तो और अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से तो लिखना ही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें जो टॉपिक है धारिता, वह दोनों तरीके से अपने समझिए। एक नॉर्मल जनरल रूप से क्या होती है धारिता, और एक क्या समझा है कि धारिता फिजिक्स के अनुसार कैसे परिभाषित करते हैं। अब ध्यान दो, इसके बाद का जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है धारिता का मात्रक और विमा। तो धारिता का मात्रक, ध्यान दो, सूत्र से मात्रक होगा, तो ये इसका सूत्र है C बराबर Q बट्टा V। तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो क्या हो गया? मात्रक कूलाम पर वोल्ट। क्या मात्रक हो गया इसका? कूलाम पर वोल्ट। अब इसी मात्रक को, जो कूलाम पर वोल्ट है ना, इसी मात्रक को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसी को? फेरेड। चाहे कूलाम पर वोल्ट लिख दो या फेरेड लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद में अन्य मात्रक छोटे मात्रक अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ अपन लिखते हैं धारिता के छोटे मात्रक। तो धारिता जो होती है उसका जो मात्रक होता है फेरेड, जो एक फेरेड जो धारिता होती है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब कितना ज़्यादा होता है ये अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो कि धारिता का जो मात्रक है फेरेड, उसका एक फेरेड का मान जो है, केवल एक फेरेड का मान है, वही क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तब अपन इसके क्या करते हैं? छोटे मात्रक है वो काम में
लेते हैं। छोटे मात्रक कैसे लेंगे, जैसे मिली फेरेड, स्मॉल m का मतलब क्या है मिली, और मिली का मतलब क्या होता है, 1 मिली में कितने होते हैं 10 की पावर -3। ऐसे ही माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड में कितने होते हैं 10 की पावर -6 फेरेड। ऐसे ही पिको और नैनो, ये वाले नैनो का मतलब 10 की पावर -9 और पिको का मतलब 10 की पावर -12। तो ये वाले जो है ये वर्ड लगा के अपन छोटे मात्रक के वो काम में लेते हैं। तो ये भी आपको आगे से ध्यान रखना है कि अगर आप जनरली किसी से ये बात करो तो ये मत बोल देना कि भाई ये संधारित्र 5 फेरेड का या 50 फेरेड का है या 200 फेरेड का, ऐसे क्या, क्योंकि वो छोटे होते हैं, छोटी धारिता के ही होते हैं, क्योंकि 1 फेरेड धारिता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में विमीय सूत्र, तो इसका जो विमा का सूत्र है वो इसी से बनेगा, कूलाम पर वोल्ट से। तो अब कूलाम है और वोल्ट दोनों को चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो ये जो कूलाम पर वोल्ट है ना, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। कूलाम तो क्या होता है, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे कूलाम को, तो ध्यान दो, I बराबर क्या होता है Q/T, और Q बराबर क्या हो गया IT। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को बोलते हैं ना कूलाम, तो इसकी जगह कूलाम की जगह तो क्या आ गया एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। भाई जो 7 जो मेन राशियाँ ना, जो अपन 11th क्लास में शुरुआत में पढ़ी थी, कौन कौन सी थी वो, द्रव्यमान था, और क्या था, लंबाई था, समय था, इसके अलावा क्या था, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 राशियाँ ना, इन्हीं राशियों के घात लगाकर अपन विमा का सूत्र प्रदर्शित कर सकते। इसके अलावा जो राशियाँ जैसे विभव है, वोल्ट मात्रक होता है, धारा आवेश है, क्या मात्रक होता है कूलाम, तो इनके अपन घात नहीं लगा सकते विमा के सूत्र में। जैसे यह नहीं कि भाई कूलाम C लिख दिया घात लगा दी, वोल्ट V लिख दिया और घात लगा दी विमा के सूत्र में, वो गलत है। ठीक है, तो इनको उन 7 राशियों में चेंज करेंगे। जैसे कूलाम को चेंज कर लिया ना, एम्पियर इंटू सेकेंड, ध्यान रखना ही। वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, और विभव का क्या सूत्र होता है, विभव का सूत्र V बराबर क्या होता है W/Q, मतलब जूल पर कूलाम। फिर से ये जूल और कूलाम, ये जूल ऊर्जा का है, ये C कूलाम है किसका, आवेश का, तो ये भी उन 7 में से नहीं है, तो इसको भी दोबारा चेंज करेंगे। जूल पर कूलाम को ही अपन क्या बोलते हैं वोल्ट, लेकिन जूल और कूलाम को नहीं लिख सकते यहाँ पे, इनको चेंज करके लिखेंगे। तो जूल को कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कूलाम को कैसे लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये तो आप किसकी जगह लिखोगे, वोल्ट की जगह, ये किसकी जगह लिखोगे, C कूलाम की जगह। तो अब देखो एम्पियर इंटू सेकेंड तो लिख दिया, अब वोल्ट की जगह ये लिखना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसको सरल करो, तो एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू ये नीचे वाली भिन्न है ना, ये S1 तो S3 हो गई इंटू एम्पियर। तो ये किस तरीके से हो जाएगी, S3 एम्पियर बट्टे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये नीचे वाली भिन्न है ऊपर आ जाएगी, हर ऊपर होगा अंश नीचे। अब इसमें ध्यान दो, सेकंड की पावर कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 4, 3 और 1 4। इसके बाद में एम्पियर की पावर 1 और 1 2। उसके बाद में किलोग्राम की पावर कितनी है नीचे, और मीटर की पावर भी कितनी है, वो 2 है नीचे। अब इससे विमा का सूत्र, तो इससे विमा का सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ मैं, या तो मैंने आपको करने का तरीका बताया। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे निकालना आना चाहिए आपको। तो अब देखो इससे m की पावर l की पावर t की पावर 1 की पावर लगानी। m की पावर कितनी है -4,
1, L की पावर कितनी है -2, T की पावर कितनी है 4 और A की पावर कितनी है 2। तो ये इसका विमा का सूत्र हो गया m-1 और इसके बाद में आगे क्या है m-1 और आगे L-2 और T4। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये जो है ये नोट्स में उतारना आपको। विद्युत धारिता की परिभाषा, धारिता का सूत्र, फिर धारिता का मात्रक, फिर धारिता की विमा। ये वाले जो है ना, ये वाला ये विमा के लिए समझा है आपको, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। जिसके आगे अगर ऐसा लगता हो कि भाई आगे भी दिक्कत हो सकती है विमा का सूत्र प्राप्त करने के लिए, तो वो इसको अलग से उतार लेना। भाई हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसको दिक्कत हो कि भाई विमा का सूत्र कैसे बनाएंगे अभी भी, तो ये उतार सकता है वो। अब इसके बाद में आगे ध्यान दो, आगे वाले में दोबारा से अपन यहीं से स्टार्ट होंगे, इससे और आगे पढ़ेंगे। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो। कोई भी चालक होता है, उसको जैसे ही आवेश देते हैं उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई आवेश देते ही विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवेश को पहले से दुगुना किया, विभव पहले से क्या हो गया, दुगुना। मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए। आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, आवेश दुगुना बढ़ेगा तो विभव भी दुगुना बढ़ेगा, मतलब समानुपाती है। Q बराबर CV और C बराबर Q/V। ठीक है, अब इसमें एक ग्राफ अपन बनाएं। अब इसमें क्या बनाए, एक ग्राफ बनाए। देखो इसमें एक जो पढ़ के आए अपन, Q समानुपाती क्या होता है, V होता है। इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ सरल है कि एक अक्ष पे क्या ले लिया, Q ले लिया, और दूसरे अक्ष पे क्या ले लिया, V ले लिया। और ग्राफ की रेखा कैसे आएगी, ग्राफ की रेखा आएगी सरल रेखा 45 डिग्री पर बीचों बीच, क्योंकि जो समानुपाती होते हैं ना एक दूसरे के, उसका ग्राफ सबको पता है किस प्रकार का होता है। तो वो वाला ग्राफ अपन यहाँ बना रहे हैं। देखो इस अक्ष पे ले लिया Q, इस अक्ष पे क्या ले लिया, V। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे। वजह क्या है, वजह सीधी सीधी पता है, Q समानुपाती V। अब जैसे मान लो ये एंगल आपने मान लिया कितना, थीटा। कितना एंगल मान लिया, थीटा। अब आपको जैसे आपने कोई ये अनुभाग लिया, इसमें ये वाला ग्राफ किसकी वैल्यू को दर्शाएगा, किसकी वैल्यू को दर्शाएगा, आवेश की वैल्यू को। और ये किसको दर्शा रहा है, विभव को। ठीक है, अब देखो ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका नाम जैसे OAB, तो OAB में त्रिभुज OAB, देखो ये क्या है, थीटा के सामने लंब भुजा, और ये कर्ण हो गई, और ये क्या हो गई, आधार। तो लंब और आधार अपने को पता है कौन सा संबंध होता है, टेन। कौन सा होता है, टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो Q बटे V, Q बटा V। अब यहाँ से देखो, यहाँ आपने पढ़ा है कि Q समानुपाती V, Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV। यहाँ से फिर और आगे C बराबर क्या हो गया, Q बटा V। और यहाँ भी क्या आ रहा है, Q बटा V। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो ये भी Q बटा V है और ये भी क्या है, Q। तो इन दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि भाई जो C मतलब है क्या, C कौन है, धारिता। तो धारिता C किसके बराबर हो गई, टेन थीटा के।
धारिता सी किसके बराबर हो गई, टेन थीटा के। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो भी टेन थीटा है किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा है, तो उस टेन थीटा को अपन बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। ठीक है, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, जया। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, जया। कोस थीटा को क्या बोलते हैं, कोजया। स्पर्शज्या किसको बोलते हैं, टेन थीटा को। ठीक है, तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज में जो टेन थीटा है स्पर्शज्या है, वो किस काम के लिए अपन निकालते हैं। भाई सीधा सीधा आप ये समझो कि टेन थीटा क्यों निकालते हैं, क्या बताता है टेन थीटा। भाई जैसे यहाँ आपने टेन थीटा निकाला, क्यों निकाला, क्या बताता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बताता है उस रेखा का ढलान। भाई ये जो रेखा है ना ग्राफ की ओ ए, इसका क्या बताता है, ढलान बताता है, झुकाव बताता है कि भाई इसका इतना झुकाव है। तो झुकाव ज्ञात करने के लिए अपन क्या ज्ञात करते हैं, टेन थीटा। तो अभी फिर से टेन थीटा क्या है, इस जो ग्राफ में जो रेखा है ना ओ ए, इसका झुकाव बताता है। और वो झुकाव क्या है, धारिता है। तो आप क्या लिख सकते हो इससे लिख सकते हैं कि अर्थात ये वक्र किस किस के बीच में खींचा गया है, Q और V में। तो अर्थात क्यू वी वक्र में या ग्राफ में जो वक्र है, मतलब ओ ए रेखा है, उसका ढलान या झुकाव, ढलान या झुकाव मतलब टेन थीटा किसके तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, धारिता के तुल्य होता है। धारिता के तुल्य होता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टेड भी टॉपिक है, ये चैप्टर भी पूरा इंटरेस्टेड है। ध्यान से पढ़ोगे तो पूरी फिजिक्स ही वास्तव में इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। लेकिन आपको एक कड़ी के बाद में दूसरी कड़ी लगातार पढ़नी है और बिल्कुल एक आनंद के साथ पढ़ना है। अब इसको करने के बाद में जैसे आपने ये धारिता को समझा कि भाई धारिता और क्या होती है, तो धारिता उस वक्र का क्या होती है, ढलान होती है। यहाँ इस तरीके से अपन ज्ञात करके बता सकते हैं। इसके बाद में देखो अभी पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V। C क्या है, धारिता है, और धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। तो अब अपने को जैसे कोई प्रश्न आ गया कि एक फेरेड, भाई धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड, और प्रश्न है एक फेरेड धारिता की परिभाषा लिखिए या धारिता को परिभाषित कीजिए। कितनी धारिता को, एक फेरेड। ठीक है, तो अब ये एक फेरेड धारिता की परिभाषा है वो लिखनी है अपने को। तो इसके लिए अपन सूत्र देखेंगे इसका। तो सूत्र क्या है, C बराबर Q बटा V। C का मात्रक क्या होता है, फेरेड। तो ये जो फेरेड है कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक कब हो सकता है, जब ये भी एक हो और ये भी एक हो। मतलब ये कितना कूलाम हो, एक कूलाम, और वोल्ट कितना हो, एक वोल्ट, कितना हो, एक वोल्ट। तब वो उसकी धारिता कितनी होगी, कितनी होगी, एक फेरेड। तो किस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं कि ध्यान दो, इस एक फेरेड की परिभाषा यही लिख दो। तो ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए, तो तब जाके ये धारिता कितनी होगी, एक फेरेड। तो ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को एक कूलाम यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश, एक कूलाम है ना, एक कूलाम आवेश
देने पर इस चालक के विभव में, इस चालक के विभव में यदि कितने वोल्ट, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है या 1 वोल्ट इसका विभव हो जाता है, या तो ऐसे लिख देते हैं कि 1 वोल्ट की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या पहले से कोई विभव नहीं था तो क्या लिख सकते हैं, उसका विभव कितना हो जाए, 1 वोल्ट, एक ही बात है। तो इसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उस चालक की धारिता 1 फैरेड के तुल्य होती है। कितने के तुल्य होती है, 1 फैरेड के तुल्य होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 1 फैरेड धारिता की परिभाषा, सूत्र से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो C बराबर Q बटा V, C 1 कब होगा, ये भी 1 और ये भी 1, बस ये लिखना है। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलाम हो और ऐसा करने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती हो तो उस चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फैरेड होती है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो है कि जो धारिता होती है कोई भी चालक की, किसी चालक की धारिता किस किस पर निर्भर करती है, किसी चालक की धारिता किस किस पर निर्भर करती है, तो उसको अपन यहाँ लिख रहे हैं धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सबको। तो अब इसमें देखो धारिता की निर्भरता का मतलब धारिता कब बढ़ेगी, धारिता कब कम होगी। भाई कौन से वो कारक है, कौन सी वो राशियां हैं जिनको बढ़ाने या घटाने से चालक की धारिता बढ़ती है या घटती है, उन राशियों को या उन कारकों को या उन इफेक्ट को अपने को बताना है कि भाई ऐसा करने से धारिता चेंज हो जाएगी, उस चीज़ को लिखना है। तो देखो धारिता का सूत्र क्या है, C बराबर Q बटा V। इस सूत्र से क्या पता चल रहा है कि धारिता किस पर निर्भर करती है, आवेश पर। धारिता किस पर निर्भर करती है, विभव पर। और यहाँ से अपन पढ़े भाई अगर आवेश बढ़ेगा, अगर आवेश बढ़ेगा तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, धारिता बढ़नी चाहिए। और विभव कम होने पर धारिता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। विभव कम होने पर धारिता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से अपन नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। ये समझने का तरीका अपना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो यही तो अपन शुरुआत में पढ़ के आए थे कि किसी चालक को, जैसे एक एग्जाम्पल से समझा था ना कि किसी चालक को पहले से आवेश बढ़ाते हैं, पहले से जैसे दुगुना करते हैं, पहले जितना आवेश था, मान लो पहले कितना था Q, उसका विभव कितना था V, उसकी धारिता कितनी थी C। यह तो पहली स्थिति, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में उस पर आवेश मान लो कितना कर दिया, दुगुना, आवेश कितना कर दिया, दुगुना। तो यहाँ के अनुसार धारिता कितनी हो जानी चाहिए, दुगुनी हो जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। मतलब आवेश पर निर्भर नहीं करता, धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आवेश को अपन दुगुना करेंगे ना, तो अपन ने यहाँ पढ़ा था ना, विभव भी क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में समझा था ना कि जैसे ही इसके आवेश को दुगुना करेंगे तो उतने ही गुना क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। जैसे आवेश को दुगुना किया तो विभव भी क्या हो गया, दुगुना। और अब धारिता निकालो, धारिता वो की वो रह गई, वो की वो मतलब Q बट्टा V, जो पहले थी वही आए। जबकि अपने सूत्र को देखते हुए क्या पता चल रहा है कि अगर आवेश को दुगुना कर दे पहले से तो धारिता क्या हो जानी चाहिए, दुगुनी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करती। जो इसकी धारिता किसी चालक की, वो आवेश पर निर्भर नहीं करती। कारण क्या है, क्योंकि अगर आवेश बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में विभव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवेश घटाएंगे तो उसी अनुपात में विभव भी क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये नहीं लिखना आपको। उसके बाद में ये ध्यान रखना कि भाई चालक की धारिता बढ़ा कैसे सकते हैं, भाई किसी चालक की जो धारिता है वो बढ़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए अपन बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी इस वाले टॉपिक पर ध्यान दो कि भाई अगर ये आवेश पर निर्भर नहीं करता तो वो कौन से कारक है, वो कौन सी राशियां जिस पर धारिता क्या करती है, निर्भर करती है। तो एक तो ये है कि जैसे ये चालक है, इस चालक की धारिता अगर अपने को परिवर्तित करनी है तो क्या करते हैं, इसके समीप कोई दूसरा चालक रखते हैं। ऐसा करने से इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर यहाँ कोई दूसरा और कोई पदार्थ रखते हैं, कोई माध्यम रखते हैं, तो भी इसकी चालक की धारिता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये कारक है। पहला तो अन्य, भाई उस चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर अगर और कोई चालक अगर रखा जाए तो धारिता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही माध्यम है, माध्यम अगर चेंज कर देंगे, जैसे वायु या निर्वात थी, फिर कोई माध्यम रख दिया, कोई कुचालक माध्यम रख दिया, पराविद्युत पदार्थ रख दिया, तो ऐसा करने पर भी धारिता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, उस चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, और दूसरा उस चालक के समीप अन्य किसी माध्यम पर धारिता क्या करती है, निर्भर करती है। जबकि किस पर निर्भर नहीं करती, उस चालक के आवेश के मान में वृद्धि या उस चालक के आवेश के मान में कमी। ठीक है।